जो थर्ड चीज़ है वो है अल्कोहल, यानी कि शराब। शराब में और फ्रुक्टोज का मेटाबॉलिज्म एक जैसे ही है। सो जितना फ्रुक्टोज हमारे शरीर को डैमेज करता है उतना ही अल्कोहल भी हमारे शरीर को डैमेज करता है, और वही चीज़ें वो भी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि फैटी लिवर हो, विसरल फैट हो, ओबेसिटी हो, ब्रेन में डैमेज करता है, डिमेंशिया हो सकता है, अल्जाइमर्स डिजीज़ हो सकती है। सो अल्कोहल को लेके बहुत सारी बीमारियां भी हमें हो सकती है। इसके साथ साथ बियर, जो आजकल के नौजवान बहुत ज़्यादा पीते हैं, इस बियर में प्यूरिन्स का कंटेंट बहुत हाई होता है, और ये शराब के अलावा ये प्यूरिन्स हमें बहुत डैमेज करता है, क्योंकि प्यूरिन का अल्टीमेट जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है, और ये यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है जब कभी भी बियर ज़्यादा मात्रा में पीते हैं, और इस यूरिक एसिड के कारण हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। आर्थराइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में जगह जगह पे हो सकता है, ब्रेन को भी वो डैमेज कर सकता है। तो जापान में इसलिए प्यूरिन फ्री बियर भी आने लगे हैं, क्योंकि प्यूरिन यीस्ट से बनता है और ये यीस्ट उस बियर से हटाया गया है। लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि किसी भी तरीके का बियर का सेवन कम से कम करना चाहिए, और इसी तरीके से शराब का सेवन भी कम करना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट है वो है कैलोरिक आउटपुट, यानी कि एनर्जी एक्सपेंडिचर। हम कितनी ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं हमारे शरीर में, कितनी ऊर्जा पैदा कर सकते हैं जिससे हमारा रोज़ का काम चल सके। जैसे कि हम कोई फिज़िकल काम करते हैं या कोई मेंटल काम करते हैं, उसके लिए जो ऊर्जा की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो एक डेली प्रोडक्शन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। इसके साथ साथ अगर हमें और भी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है या एक्सपेंडिचर करना है एनर्जी का, तो हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। और एक्सरसाइज के दो फ़ायदे होते हैं। एक होता है कि वो पावर हाउस की कैपेसिटी बढ़ाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और दूसरा है नंबर ऑफ़ पावर हाउसेस सेल्स में भी बढ़ाता है। ये मैंने एक्सरसाइज की वीडियो में डिटेल्स में बताया है कि किस तरीके की एक्सरसाइज होती है और हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम हमारे वय के हिसाब से किसी भी तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हैं, और वॉकिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है हर वय के लिए। अगर आप मॉर्निंग में प्रेफर करते हो तो उससे हमारा मेटाबॉलिज्म शुरू होता है और एनर्जी प्रोडक्शन शुरू होता है, एक अच्छी बात है। लेकिन कई बार हर कोई के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि सवेरे उठ के एक्सरसाइज से दिन शुरू करें। ऐसी स्थिति में एक तरीका है जो शायद दिन में एक बार करने से बेहतर है। जैसे कि कोई ऑफिस गोयर्स है या जिनको बैठ के काम करना होता है, ऐसे लोगों ने हर 1 घंटे में 10 मिनट के लिए उठकर चल लेना चाहिए। 5 से 10 मिनट हर घंटे में चलने के बाद पूरे 6 घंटे में हम 30 मिनट चल लेते हैं, और ये हर घंटे में जो एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा यूज़फुल होती है बजाय हम दिन में एक बार आधा घंटा चले। क्योंकि जितना एनर्जी प्रोडक्शन चाहिए और जो माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि पावर हाउस को हमारे फंक्शनिंग रखता है, वो है कंटिन्यूस एक्टिविटी थ्रू आउट द डे। यानी अगर एक बार हम सवेरे आधा घंटा चलते हैं तो भी हमारी एक्टिविटी शुरू हो जाती है, लेकिन अगर हम दिन भर कुछ भी नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये पावर हाउस भी कमज़ोर पड़ते चले जाएंगे। और अगर हम हर घंटे में 5 मिनट चलते हैं, इसे हम इंटरमिटेंट एक्सरसाइज भी कह सकते हैं या इंटरमिटेंट वॉकिंग भी कह सकते हैं, कि अगर 5 मिनट हम घूम के आए तो ये भी बहुत एक अच्छा तरीका है एक्सरसाइज का। जिनको चलने के लिए जगह नहीं है और जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में रहते हैं, वो हर घंटे में एक बार 2 या 3 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ ले, वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। और एक टारगेट बना के चले कि दिन भर में हमें 12 मंजिल चढ़नी है या 15 मंजिल चढ़नी है, तो उस तरीके से हर घंटे में आप 2 या 3 या 1 मंजिल अपनी वय के हिसाब से और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो वयस्क है और जो 30 साल के वय के से ज़्यादा वाले लोग हैं, उन्हें रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी ज़रूर से करनी चाहिए। यानी कि वेट ट्रेनिंग हो गया या मसल डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि मसल का में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है
और माइटोकॉन्ड्रियल कैपेसिटी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन मसल्स की सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए हमें हमारे मसल्स को एक्टिव रखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि लगभग 10% हमारा मसल वेस्टेड होता है हर 10 साल में। सो अगर आप 30 साल की वय है और 50 साल तक आपका लगभग 20% मसल का मास कम हो जाता है अगर आप मसल की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो। जैसे आप ओल्ड होते चले जाते हो उस वैसे आपका मसल का मास होता है वो कम होते जाता है। तो ये मसल मास को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे जाके वृद्ध अवस्था में आपको फ्रैक्चर्स हो सकते हैं क्योंकि मसल वीकनेस के कारण। इसीलिए मसल को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हर वय के इंसान ने करना चाहिए अपनी वय और कैपेसिटी के हिसाब से। जो चौथी चीज़ थी वो है एनवायरनमेंट, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर में सबसे पहला आता है पोल्यूशन। पोल्यूशन चाहे हवा का हो, पानी का हो या खाने पीने का हो, किसी भी तरीके का पोल्यूशन हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। और ये पाया गया है कि जो लोग हाईवे पे रहते हैं या ट्रेन ट्रैक्स पे रहते हैं या जहाँ हेवीली पोल्यूटेड एरियाज़ है, जहाँ पे एयर पोल्यूशन हो सकता है या फिर नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इनमें ये पाया गया है कि इनमें ओबेसिटी बहुत कॉमन है और ख़ास तौर पर इनमें विसरल ओबेसिटी ज़्यादा है और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार होते हैं। जैसे कि इन्हें बहुत जल्दी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगता है और इन्हें डायबिटीज़ की शिकायत भी बहुत होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस और मोटापा भी इन लोगों में ज़्यादा पाया गया है। इसके साथ साथ जो दूसरा फैक्टर है वो है खान पीन, यानी खाने पीने की जो पैकेज चीज़ें आती है हमारे पास जिस पे लेबल लगा होता है, न्यूट्रिशनल लेबल लगा होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी मिलावटें होती है। जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स होता है उनमें, उनको इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ताकि वो ज़्यादा देर तक शेल्फ लाइफ रहे और उनको हम रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। फ्रोज़न फूड्स होते हैं, इनमें सब में ये रिफाइंड भी होते हैं और इनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स भी डाले गए होते हैं और इन पेस्टिसाइड्स भी मिलते हैं। इसीलिए इन चीज़ों का सेवन करना नहीं करना चाहिए, हो सके उतना कम सेवन करना चाहिए और हर फूड लेबल को हमें बड़े गौर से देखना चाहिए कि उसमें एडेड शुगर तो नहीं है, फ्रुक्टोज तो नहीं है, कोई स्वीटनर तो नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है, जो हमारे पावर हाउस को डिस्ट्रॉय कर सकती है या हानि पहुंचा सकती है। खाने पीने में बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे इमल्सीफायर्स यूज़ करते हैं, यानी जो फैट और वाटर दोनों को जो अच्छे से मिला लेता है, यानी जो चिकनाई है उसको और पानी को जब घुल मिल जाते हैं तो वो घुलने के लिए इमल्सीफायर्स यूज़ होते हैं। तो ये इमल्सीफायर्स ये एक्चुअली क्या है, ये डिटर्जेंट है, जैसे कि सर्फ है, साबुन है, रिन है या कोई भी तरीके का डिटर्जेंट पाउडर है, ये भी एक तरीके के इमल्सीफायर ही है। और जब कभी भी इमल्सीफायर फूड में यूज़ किए जाते हैं और बहुत सारे खाने में इमल्सीफायर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मिठाइयाँ बनती है, खवे की मिठाइयाँ बनती है या फिर आइसक्रीम्स होते हैं, फालूदा होता है या बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत सारे, इनमें सब में इमल्सीफायर का यूज़ होता है। और ये इमल्सीफायर हमारे पेट के लिए, गट के लिए बहुत हार्मफुल साबित हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर वो गट को हार्मफुल है तो ये कई बार हमारे माइटोकॉन्ड्रियल यानी कि पावर हाउस को भी डिसफंक्शन में डाल सकते हैं और इसके लिए हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस या मोटापा या इन्फ्लेमेशन हो सकता है। और ये सारी चीज़ें कुल मिला के इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। ज़्यादातर सारे होम केयर प्रोडक्ट्स हैं, ये हर होम केयर प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ इमल्सीफायर्स होते हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे वॉशिंग सोप यूज़ करते हैं, वॉशिंग पाउडर यूज़ करते हैं, हम घर पे कुछ क्लीनिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, कई लोग नहाने के लिए बेदिंग सोप यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, मिलावट केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो सकते हैं।
कई पर्सनल केयर की चीज़ें होती है, जैसे कि बॉडी लोशन होता है या शैम्पू होते हैं, हेयर डाई होता है, लिपस्टिक होता है, फेशियल मेकअप होता है, कई तरीके के काजल यूज़ होते हैं, पेंसिल्स यूज़ होते हैं। ये सब चीज़ों में कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो इन चीज़ों का भी उपयोग कम से कम करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। खाने पीने की चीज़ें भी, बनाने की चीज़ों में भी कई चीज़ें होती है, जैसे कि नॉन स्टिक पैन्स होते हैं, उसमें पहले टेफ्लॉन यूज़ होता था, लेकिन टेफ्लॉन, ये पता चल गया कि टेफ्लॉन बहुत टॉक्सिक होता है हमारे शरीर के लिए, उसे बैन किया गया है। इसके साथ साथ माइक्रोवेव, प्लास्टिक बॉटल्स में गर्म पानी, ठंडा पानी और बहुत सारी हमारी रोज़ाना की चीज़ें होती है जो कुकिंग में काम लग सकती है, वो भी कई चीज़ें टॉक्सिन होती है। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ और बाकी की बातें मैं आने वाले वीडियो में करूँगा, जिसमें मैं और कुछ बातें समझाना चाहूँगा जो इस वीडियो में मैं कह नहीं पाया। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।